हेलो, मेरा नाम युधिष्ठिर है और अभी हम 6th क्लास के पीटीआरई में फिजिक्स का पोर्शन हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल इज ए डिवाइस। तो सेल कैसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी या नन। तो सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल से जो एनर्जी बनेगी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अ बल्ब हैज़, ठीक है, तो बल्ब के अंदर क्या होता है, जैसे इस तरीके की उसकी शेप बनाते हैं, बल्ब की सिंबल उसका ऐसा होता है। ठीक है, और जनरली हम देखते भी हैं कि बल्ब हमारा इस तरीके की शेप में रहता है। तो यहाँ उसके दो टर्मिनल होते हैं पीछे, और यहाँ से दो वायर जा रहे होते हैं, आगे जाके इसमें एक इस तरीके का वायर लगा होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसके अंदर लगा होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो चीज़ होती है इनको बोलते हैं टर्मिनल्स। तो कितने टर्मिनल्स हुए? दो टर्मिनल्स उसके अंदर रहते हैं और एक उसके अंदर फिलामेंट रहता है। तो ये कह रहे हैं 2 टर्मिनल्स एंड 1 फिलामेंट, 2 टर्मिनल्स 2 फिलामेंट्स, मल्टीपल टर्मिनल सिंगल फिलामेंट, सिंगल टर्मिनल सिंगल फिलामेंट। नहीं, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं और 1 फिलामेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर नंबर हमारा क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, आगे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड अप। तो जो फिलामेंट है किसी बल्ब का वो किससे बनाया जाता है? तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम या प्लेटिनम, इनसे तीनों से नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। फिलामेंट का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई रखा जाता है, ताकि ये मतलब उसकी जो हीट है वो ज़्यादा हो, मतलब वो मैक्सिमम एनर्जी जो पास हो रही है बल्ब में से उसको अपने पास रोके तो वो हीट एनर्जी उसमें दे। तो इसको एलॉय के रूप में टंगस्टन से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहता है टंगस्टन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, बल्ब ग्लोज ओनली इन, इसका मीनिंग क्या है कि जो बल्ब है वो किस सर्किट में जो ग्लो करता है, मतलब बल्ब कब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करने के लिए उसको कम से कम करंट से जोड़ना तो ज़रूरी है। तो जैसे इसने लिखा है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता है कि जैसे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, एक की लगी हुई है और ये आपने एक बल्ब लगा रखा है इस तरीके से। तो ये तभी जलेगा जब ये सर्किट क्लोज होगा। क्लोज मतलब पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा होगा, तभी जल पाएगा। अगर हमने ये की जो है, ये अगर हमने क्या कर दी, अगर हटा दी, मान लो ऐसे लगा दिया सिर्फ, इसको ओपन की बोलते हैं। अब हम क्लोज स्विच वैसा नहीं करते हैं कि स्विच हमारा बटन ऑफ है तो उसको क्लोज बोलेंगे, नहीं। क्लोज का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे ये क्लोज किया हुआ है की को, और ओपन का मतलब खुली है तो इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो जब क्लोज सर्किट में ही जलेगा, ओपन सर्किट में नहीं जलता। अब दोनों सर्किट्स तो मतलब भी नहीं है, सिर्फ क्लोज होगा, पूरा पाथ होगा, बैटरी से कनेक्टेड होगा, तभी ये चीज़ जलेगी। ओपन सर्किट नहीं। तो इसमें क्या रहेगा? क्लोज सर्किट आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखा है अ बैटरी इज a single cell, a combination of cell in which are joined +2 minus, a combination of cells which are joined +2 plus। देखो, बैटरी बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे सेल यूज़ किए जाते हैं इस तरीके से। अब इसका जो वोल्टेज V है, V1, V2, V3, V4, इस तरीके से, तो सारे वोल्टेज इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने, इसका मतलब होता है ये बड़ी जो लेंथ होती है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं बैटरी का, और छोटी को नेगेटिव टर्मिनल। तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इस तरीके से जुड़ा रहता है। अगर हम ऐसे जोड़ दें कि प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, तो ये सेल जो हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ गए। मतलब इनका जो वोल्टेज बनेगा वो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जोड़ने का फ़ायदा नहीं होता है। तो हम लेंस जो बैटरी जो बनाएंगे तो वो सेल्स को एक
फिक्स मैनर में जोड़ेंगे और वो मैनर ऐसा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगली हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाता है, अ कंडक्टर, एन इंसुलेटर, अ सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो जनरली हम ये सुपर कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जनरली जिसको अगर हम बात करें कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला कोई भी मटेरियल है तो वो कंडक्टर है। ये कंडक्टर्स के टाइप हैं, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर अलग कैटेगरी है सब्सटेंस की, सुपर कंडक्टर भी अलग टाइप की कैटेगरी है। तो जनरली हम बात करें तो कंडक्टर्स को क्या बोलेंगे, जो करंट पास करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, अगली चीज़ इसमें लिखा हुआ है द विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन इंसुलेटर। तो इसमें बोला गया है कि कौन सी इनमें से इंसुलेटर है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो इंसुलेटर नहीं है। टैप वाटर यानी कि नॉर्मल जो पानी होता है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो भी इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो बेकेलाइट जो होता है वो एक इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन ए ड्राई सेल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी ड्राई सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो ड्राई सेल की शेप लगभग ऐसी सी होती है, इसके अंदर यहाँ पे एक कैप लगी होती है और अंदर यहाँ पे कार्बन की रॉड होती है, बीच में एक पॉलीथीन टाइप का यहाँ मटेरियल होता है, यहाँ बाहर एक इसमें सिलेंड्रिक शेप में आपको कवर लगा होता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये और ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, मतलब सेपरेट टर्मिनल्स हैं। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो किसी भी सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। कोई भी सेल जो है वो अगर बना है तो उसके पास दो टर्मिनल्स हैं। तो 1 टर्मिनल वाला सेल नहीं हो सकता, 3 भी नहीं होते, 4 भी नहीं होते, क्या रहते हैं, 2 टर्मिनल्स उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अगली चीज़ हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच इज़ ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। विच इज़ ए एग्जाम्पल आना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब इसमें क्या होता है, कैटेगरी होती है मैग्नेटिक मटेरियल्स की। जैसे मैग्नेटिक सब्सटेंस में एक ऐसा होता है कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, फेरो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो मटेरियल्स आते हैं जो स्ट्रोंगली मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। पैरा में वो आते हैं जो पार्शियली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कुछ में अगर मैग्नेट आप लगाओगे किसी भी मटेरियल में, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें मैग्नेट अगर आप लगाओगे तो वो मैग्नेट थोड़ी सी बहुत लूजली उससे कनेक्ट रहेगी, बहुत जो वीक जो उसका फोर्स उसके साथ रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। डायमैग्नेटिक में वो मटेरियल्स आते हैं जो रिपेल होते हैं, जैसे मरकरी होता है। तो ये क्या होता है, ये मैग्नेट से रिपेल होता है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एक कैटेगरी होती है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है जिनको मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उनके साथ कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन भी, निकल भी और कोबाल्ट भी, तीनों ही मैग्नेटिक मटेरियल हैं, यानी कि ये तीनों ही अट्रैक्ट होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो मैग्नेट्स हैव ए शेप। अब मैग्नेट्स कौन सी शेप की हो सकती हैं, तो जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो पढ़ते हैं, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या रहता है कि हमारी जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हमें मिला तो उसमें बार मैग्नेट, इस तरीके की रहेगी। ठीक है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट इस तरीके की रहेगी और हॉर्स शू मैग्नेट इस तरीके की रहती है।
ठीक है, हॉर्स शू जैसा दिख रहा है वैसी मैग्नेट होती है। तो शेप किसी कोई भी शेप इनमें से हो सकती है। बॉल एंडेड मैग्नेट ऐसी रहेगी जैसे एक डंबल शेप होती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है, बॉल एंडेड भी हो सकती है, हॉर्स शू भी हो सकती है। तो चारों शेप इसके अंदर, या ऑप्शन नंबर 4 और शेप जो है तीनों, इसके अलावा एक बार मैग्नेट भी बोलते हैं, वो भी ऐसी हो सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा कि इनकी कौन सी शेप हो सकती है। आगे कुछ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर, व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन जस्ट मोस्ट ऑफ द, जैसे बहुत सारा आयरन पाउडर बिखरा हुआ है, उसके अंदर अगर हमने बार मैग्नेट रख दी एक नॉर्थ और साउथ, तो उसके ऊपर क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं, इनको पोल बोलते हैं, 2 पोल हो गए, तो दोनों पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक जो ये मटेरियल है वो इस तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएगा, स्टक हो जाएगा, क्योंकि पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, यानी मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से जो आयरन पाउडर है वो इसके ऊपर क्या रह जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या रहेगा, इसने लिखा है नियर द मिडल, मिडल में ज़्यादा होता है नहीं, मोस्ट लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द जस्ट, मोस्ट ऑफ द जस्ट यहाँ, ठीक है। तो डस्ट लिखा है, तो मोस्ट ऑफ द डस्ट इक्वली एवरीवेयर नियर टू एंड्स एट द मिडल एंड एंड्स। तो नियर टू एंड पे सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि एंड्स जो होते हैं इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन, जब उसको किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, फ्री अगर लटका दें तो वो किस साइड में डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है, ईस्ट वेस्ट में नहीं रहती है, अप साइड डाउन में नहीं रहती है, एनी डायरेक्शन भी नहीं। जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में रहती है, यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है तो बार मैग्नेट भी नॉर्थ और साउथ में इस तरीके से रहेगी, फ्री सस्पेंडेड अगर है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स टू बार मैग्नेट इन द केस ऑफ, 2 पोल्स, कोई भी बार मैग्नेट के 2 पोल के बीच में अट्रैक्शन कब देखा जाएगा। तो उसमें ऐसा है कि जब अपोजिट पोल होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एन और एस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्हें लिखा है एन पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड एन पोल ऑफ अदर, नहीं, दोनों के सेम पोल नहीं। एस पोल ऑफ वन मैग्नेट एस ऑफ अदर, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज वाला भी नहीं होगा। एन पोल ऑफ वन मैग्नेट विद एस पोल ऑफ अदर, तो दोनों अपोजिट पोल आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, विच इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट का मतलब होता है कि जो मैग्नेट हमें नेचुरली मिलती है, मतलब अर्थ से जैसे मिलती है। तो कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, बेकेलाइट नहीं है, हेमेटाइट भी नहीं है। मैग्नेटाइट जो होता है आयरन का आइसोटोप होता है, तो आयरन का एक कंपाउंड है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। और ये मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि इसकी खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है नेचुरली। आगे क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय, मतलब इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है चारों में से जिससे इसकी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो हैमरिंग करें, हथौड़े से पीटें तो भी एक मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती है। हीटिंग गर्म करने पे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी कम हो जाती है। ड्रॉपिंग ऑन ए हार्ड सरफेस, यानी कि रफली हैंड करना, रफली अगर हैंडल करेंगे उसको तो भी उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो बॉइलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक मैग्नेट को बॉयल करने से उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, बॉइलिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स। तो मैग्नेट कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। तो वुड जो है ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैग्नेट का। प्लास्टिक भी वैसा ही है। पेपर जो होता है कागज़ जिसको बोलते हैं, वो भी उस पर कोई फ़र्क। तो आपका बचा क्या, आयरन इसमें अट्रैक्टिव मटेरियल रहेगा, यानी कि मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो आज हमारा इस तरीके से फिजिक्स का जो पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार राव है और आज हम क्लास 6 का प्रिंस ओलंपियाड का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए देखें पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर्स यूज द फोटोग्राफ्स ऑफ बोन्स
to examine the injuries and diseases of bones is known as। डॉक्टर्स जो फोटोग्राफ्स बोन्स के यूज करते हैं एग्जामिन करने के लिए कि कौन से डिजीज हुई है, तो वो बोन्स के फोटोग्राफ्स किस फॉर्म में ली जाती है। हमको ये बताना है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंजरीज और डिजीज बोन्स की जो होती है उनकी फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो कैसे लेते हैं। तो वो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा एक्सरे, बिकॉज एक्सरेज जो है वो एक इमेजिंग टेक्निक है और उसके हेल्प से हम ये काम करते हैं। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर एक्सरेज विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, वो क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि बॉडी शेप ऑफ फिश क्या है। आपको पता होगा कि बॉडी शेप जो फिश की होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब एकदम सीधी रेखा में होती है। तो हम उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप के लिए ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ विंग्स डू कॉकरोचेस हैव। कॉकरोच जो होते हैं उनके विंग्स के पेयर कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं। तो हम इसके लिए ये आंसर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो विंग्स होते हैं वो हमारे पास कितने हैं? 2। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स फॉर द कॉकरोचेस। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो दे रहा है दो सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू देम आर कॉल्ड। जो सब्सटेंसेस हमारे चारों तरफ या कहीं पर भी हीट को पैसेज को अलाउ करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं, या हम सुचालक यानी कि हीट के कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ये ट्रांसलूसेंट और ओपेक तो नहीं होगा क्योंकि ये तो दूसरी प्रॉपर्टी है, बट हम यहाँ कह सकते हैं दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो आंसर विल बी ए, ये हमारे हीट के कंडक्टर्स होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन है जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जूट जो चीज़ है हमारे को स्टेम से मिलती है या ब्रांचेस से मिलती है, लीव्स से मिलती है, किन से नहीं मिलती। तो हम इसके लिए ये कह सकते हैं कि जूट जो होता है वो स्टेम से मिलता है हमें। तो इसके लिए ये ऑप्शन है कि हमारे पास जूट जो मिलेगा वो स्टेम पार्ट से मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि सेपरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स इज नोन एज। तो कॉटन को उसके सीड से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है that is known as ginning, weaving, spinning और knitting, they are different processes, but जो यहाँ पर हमें प्रोसेस बताना है सेपरेशन ऑफ फाइबर्स का जो कॉटन से मिलता है वो क्या होता है? गिनिंग। तो गिनिंग विल बी द राइट आंसर। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि मशीन यूज फॉर वीविंग ऑफ फैब्रिक्स। जो मशीन हम फैब्रिक्स को वीव करने के लिए, बुनने के लिए बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? लूम बोलते हैं, टकली बोलते हैं, चरखा बोलते हैं, नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो हमसे करगा यानी लूम बोलते हैं। तो हम इसका आंसर कहेंगे कि ए होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पटसुन। पटसुन इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द सीजन। पटसुन एक्चुअली रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है। तो पटसुन की जो खेती है वो बरसात के मौसम में होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका आंसर है इट इज रेनी सीजन। हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें कहा गया है इन विच सॉइल जूट प्लांट ग्रो। जूट जो प्लांट होता है वो कौन से सॉइल में ग्रो करता है? तो ये ब्लैक सॉइल है, लोमी सॉइल है, वाइट सॉइल है और एल्यूवियल सॉइल है। तो हमें पता है कि जूट जो होती है उसकी खेती जो है हम एल्यूवियल सॉइल में करते हैं। तो द आंसर विल बी एल्यूवियल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीएम। यहाँ पीसीएम प्रोटीन्स कैल्शियम्स के अंदर हमारे को बताना है कि ये प्रोटीन कैल्शियम की माल न्यूट्रिशन होती है या प्रोटीन्स कैलोरी की माल न्यूट्रिशन होती है या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की माल न्यूट्रिशन होती है या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखें तो पीसीएम स्टैंड्स फॉर प्रोटीन्स और कैलोरी के रिस्पेक्ट में इट इज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। तो जो हमारा आंसर है 26 नंबर का वो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन बी ऑप्शन आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास है वेयर इज कॉमनली गोइटर डिजीज फाउंड। जो गोइटर डिजीज होती है वो कहाँ पाई जाती है? नॉर्मली हम देखते हैं जो कोस्टल एरियाज है या जो नॉन कोस्टल एरियाज है, इनमें से कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन में है, ये कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में या हिली एरियाज में? तो हम देखें तो गोइटर डिजीज जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, और ये हाई एल्टीट्यूड पर जब हम जाते हैं तो वहाँ हाई एल्टीट्यूड पर हमारे को आयोडीन की कमी किस जगह पर मिलती है? तो हम इसके आंसर में ये लिखेंगे कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन में ये पूछा है वो हिली एरियाज के लिए, तो ये जो आंसर है वो हिली एरियाज का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम बात करें तो हमारे पास आगे के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर। तो स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर को ट्विस्ट करने के प्रोसेस को हम उसको स्पिन करते हैं तो वो ट्विस्ट हो जाता है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर, इट इज स्पिनिंग। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा स्पिनिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 29, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ डेफिनेट शेप। देखो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम जो चीज है हमारे पास वो किस मटेरियल में आएगी, हमें ये बताना है। तो इनमें से कौन सा मटेरियल डेफिनेट शेप रखता है? डेफिनेट शेप किसके पास होती है? जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास एक डेफिनेट शेप होती है, और वॉल्यूम जो होती है वो भी एक सॉलिड सब्सटेंस के अंदर होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम आएगा वो किस सब्सटेंस के लिए आना चाहिए? तो वो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो किस सब्सटेंस के लिए आना चाहिए? वुडन ब्लॉक के लिए। क्यों? क्योंकि जो वुडन ब्लॉक है दैट इज अ सॉलिड सब्सटेंस, और ये सॉलिड सब्सटेंस जो होता है हमारे पास एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम लेकर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इनमें ऑप्शंस है वो देख लें। ऑरेंज जूस एक लिक्विड है, इट डजंट कंटेन शेप। फिक्स शेप क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑरेंज जूस लिक्विड है, लिक्विड को हम जिस भी शेप में डालना चाहें वो कर सकते हैं, हम जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ये ले लेगा। अगला एयर, एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो एयर तो हम फिक्स शेप में रख नहीं सकते क्योंकि ये गैस के फॉर्म में होती है। पेट्रोल इज ऑल्सो लिक्विड, तो इसीलिए हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज वुड ब्लॉक, क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास में 30 नंबर पे क्वेश्चन आता है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। इनमें से कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है? तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर यानी बॉन्ड्स जो है उनके मजबूत होंगे, तो हमारे पास जो इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर आएगा वो हमारा आंसर है नायलॉन। तो नायलॉन जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है हमें? वो कह रहा है कि एग्स आर रिच सोर्स ऑफ, एग्स में क्या होते हैं सबसे ज़्यादा हमें पता है, एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो एग्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 31 का। 32 नंबर पे आते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन आया कि व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड, सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया लिक्विड में तो एक सॉल्यूशन बन गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जिससे हमको क्या मिलता है, क्या बनता है? तो हमारे को एक सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं या सॉलिड डिसॉल्व करते हैं तो एक एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, व्हाट टाइप ऑफ चेंज और चेंजेस डू यू ऑब्जर्व। आइस जब मेल्ट करती है वाटर में तो हम उसको वापस फ्रीज करा के आइस बना सकते हैं। दैट मीन्स कि इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, यानी कि एक फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि ये फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है। तो हम कह सकते हैं कि आइस मेल्ट करता है जब वाटर में तो इसके अंदर एक किस टाइप की चेंज आती है, फिजिकल चेंज। तो ये सॉल्यूशंस थे हमारे। थैंक यू। Good morning students. Today we will going to discuss PTRE paper of biology of class 6th. Now let's see question number 34. Honeybee makes honey from. The correct answer will be nectar. Now let's see question number 35. Below are names of some animals: cow, sheep, horse, ox. Which of the above are sources of milk for humans? The correct answer will be cow and sheep. Therefore, first and
Second, A will be the correct option. Now let's see question number 36. The part of banana plant not used as food is flower, it is used, fruit it is used, stem it is used, but root is not used as food. Therefore, D will be the correct option in question number 36. Now let's see question number 37. Which of the following animals are omnivores? Goat, no. Tiger, no. Cockroach, yes. Cockroach. Eagle, no. Therefore, C will be the correct option. Now let's see question number 38. Which of the following food item does not provide dietary fiber? Which food does not provide dietary fiber? Whole grains, they provide. Whole puke, they provide. Fruit and vegetable, yes, they also provide. But milk doesn't provide the dietary fibers. Therefore, D will be the correct option. Now let's see question number 39. Which of the following sources of protein is different from others? Pea, gram, soybean, paneer. Paneer is some different protein. Therefore, D will be the correct option. Now let's see question number 40. Which of the following nutrients is not present in milk? Which nutrient is not present in milk? The correct option will be vitamin C is not present in milk. Now let's see question number 41. Which of the following food items are known as energy giving food? Wheat, sugar, salt, spinach. The correct answer will be wheat. Energy giving food is wheat. Now let's see question number 42. Which of the following part of our body help us in movement? Bones, yes, they help us in movement. Muscles, yes, they also help us in movement. Therefore, both A and B. C will be the correct option. Now let's see question number 43. Snails moves with the help of its shell, bone, muscular foot, whole body. The correct option will be muscular foot. C will be the correct answer in question number 43. The question number 44. How many muscles work together to move a bone? For a movement in a bone, minimum 2 muscles are required. Therefore, B will be the correct option. Now let's see question number 45. Earthworm breathe through their moist skin. Therefore, A will be the correct option. Now let's see question number 46. Choose the odd one out from below with respect to reproduction. Eggs of hen, seed of plants, buds of potato, roots of mango tree. It is not an example of related to reproduction. Therefore, D will be the correct option. Now let's see question number 47. How many of the following habitat are terrestrial grasslands? Pond, terrestrial. Grasslands, yes, they are terrestrial. Pond, no, they are aquatic. Ocean, they also are aquatic. Rice field, yes, they are also terrestrial. Therefore, option B will be correct. 2 of them are terrestrial habitat. Now let's see question number 48. Which of the following organism is known as farmer's friend? Earthworm is known as farmer friend. Therefore, C will be the correct option. Now let's see question number 49. Which plant gives us medicine? Castor oil, tulsi, datura, all of these. Yes, all of these gives us medicines. Now let's see last question, question number 50. Oil yielding plants are mustard, wheat, rice, urad. Therefore, mustard is the correct option. We know sarson ka tel. Thank you.